हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी करवाऊंगी और ये बुक की यूनिट्स मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। आज मैं आपको इसके पूरी ओवरऑल बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसकी मैंने एक लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करी है। यू कैन सी, देखिए ये क्वेश्चंस हैं आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉलबर्ग्स थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पेरेंटिंग स्टाइल एंड एक्सप्लेन द implications for the development of adolescents. Third one is describe the cognitive development of the adolescent. Fourth one is what is gender dysphoria या dysphoria. और नंबर 5 इज़ फैमिली एज अ कॉन्टेस्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास में इसके आंसर्स हैं और आपके पास में बुक है और आप खुद से करना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनका एक्सप्लेनेशन सुनना है और आप समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, नीचे से स्टार्ट करवा देती हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है फैमिली एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आपको बताना है। इसमें आप आंसर को फंक्शंस ऑफ फैमिली, पेरेंटिंग स्टाइल, ये 2 पार्ट्स में इस आंसर को डिवाइड किया गया है। अगर मानिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो, और या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो दोनों में आप एक ही आंसर को लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। तो ये वाला टाइप हो और ये वाला, दोनों ही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर को इस तरीके से लिखना है। अगर आपके पास में बुक है तो पेज नंबर 68, 69 और 70 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपके पास में बुक नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, तो भी आप मेरी वीडियोस से आपको हेल्प मिलेगी। आप सुन के, समझ के और फिर वीडियो को पॉज करके आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले तो फैमिली एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। फैमिली इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन। डिविजन्स ऑफ लेबर अमंगस्ट फैमिली मेंबर डिफाइन स्पेसिफिक सब यूनिट्स एंड अटैचमेंट डिफाइन अदर सब यूनिट्स। जैसे कि जो फैमिली होती है ना, वो एक क्या है, प्राइमरी यूनिट होती है सोशलाइजेशन की। प्राइमरी यूनिट मतलब कि जो भी आप चीज़ें सीखते हैं, आपका बिहेवियर है, आपकी लैंग्वेज है, वो चीज़ें सबसे पहले आपकी फैमिली से आपके अंदर आती हैं। कैसे आपकी फैमिली में सब लोग रहते हैं, क्या चीज़ खाते हैं, किस तरीके से उनका बिहेवियर है, कपड़े पहनने की, ड्रेसिंग, बोलने का तरीका, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सबसे पहले जो चीज़ आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं ना, या एक जो बॉर्न बेबी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है तो वो अपनी फैमिली से स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे ना जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनमें एक डिवीजन होता है जिसे सब यूनिट से डिफाइन किया गया है। तो सब यूनिट्स में क्या है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम वन सब यूनिट विद स्पेसिफिक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फैमिली। अब ना जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, जितनी भी बड़ी फैमिली, चाहे आपकी जॉइंट फैमिली है, चाहे आपके छोटी फैमिली है जैसे मदर, फादर और बच्चे, इतनी ही फैमिली है, चाहे कैसे भी टाइप की फैमिली हो, पूरी फैमिली में ना हर किसी का अपना एक काम होता है, हर किसी का अपना एक वर्क होता है जो उसके लिए डिफाइन होता है कि इसे ये चीज़ करनी है। जैसे बच्चे होते हैं, यूजुअली उनका काम होता है पढ़ना और अपना स्टडीज़ वगैरह पे फोकस करना, और जो भी घर के थोड़े बहुत काम उन्हें बता दिए जाते हैं तो वो कर देते हैं। फादर का काम होता है वो अर्निंग करते हैं और घर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टैकल करते हैं। मदर आपकी यूजुअली किचन्स में देखने को मिलती हैं कि किचन संभालती है, बच्चों का ध्यान वगैरह रखती हैं। तो इस तरीके से वहीं अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनसे आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपको स्टोरी सुनाएंगे, कुछ बातें करेंगे आपसे, आपके साथ खेलेंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब हर एक कैटेगरी के ना एक अलग से काम, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं फैमिलीज में। द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द ग्रैंड सन एंड द ग्रैंड मदर डिफाइन अदर सब यूनिट विद इन द फैमिली। अब जैसे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, उनका अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, स्पेशली जो ग्रैंड सन्स होते हैं उनसे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो ये एक अलग सब यूनिट में आ जाता है कि वो उनके अकॉर्डिंग अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि बच्चे का ध्यान रखना है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना। तो ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हों जिससे आपका काम ही हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केयर का भी एक सेकेंड रूप होती हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, आपके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो वो चीज़ों को ध्यान में रख पाते हैं। इसके बाद में टिपिकली इमेजिनरी ऑफ द फैमिली इज दैट ऑफ अ फादर, मदर एंड 1-2 चिल्ड्रंस। तो यूजुअली एक जो फैमिली होती है उसमें कौन कौन होते हैं, एक फादर है, मदर है और 2 बच्चे, 1 या 2 बच्चे होते हैं। रियलिटी फैमिलीज की ज़्यादातर यही होती है, बट कुछ जॉइंट फैमिलीज होती हैं, कुछ सिंगल पेरेंट्स होते हैं, कुछ स्टेप फैमिलीज होती हैं, अडॉप्टिव फैमिलीज होती हैं। तो ये बहुत सारे आपको डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं और सबके रोल ना सबके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाते हैं।
फर्दर अब जैसे कुछ होते हैं फैमिलीज़ होती है जैसे गे लेस्बियन कुछ पेरेंट्स होते हैं, एथनिक माइनॉरिटी फैमिलीज़ होती है, पुअर फैमिलीज़ होती हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ होती हैं। लेकिन इन सारी फैमिलीज़ में एक चीज़ कॉमन होती है और वो होता है अपने बच्चों के लिए केयर या जो अफेक्शन होता है वो। सब फैमिलीज़ में चाहे पुअर हो, चाहे बहुत गरीब हो, चाहे माइनॉरिटीज़ हो, कैसी भी फैमिली हो ना, उनमें एक चीज़ सब में कॉमन आपको देखने को मिलती है, अपने लव्ड वंस के लिए केयर और लव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सब लोग ना अपने लव्ड वंस को प्रॉपर फैसिलिटीज़ देने का ट्राई करते हैं, सारी जितनी भी मैक्स टू मैक्स उनसे चीज़ें। यहाँ पे आपको जैसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो इट मे बी नोटेड हेयर दैट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन अ फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन अ सेट ऑफ इंटरफैमिलियल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जो चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से उसका बिहेवियर होगा, क्या चीज़ को कैसे टैकल करना है, किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, तो ये जो चीज़ें होती हैं या जो किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ आपको इंटरनल फैक्टर्स दे रखे हैं और नीचे आपको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स दे रखे हैं। तो पहले हम इंटरनल फैक्टर्स अगर देखें तो जैसे एक तो मैरिटल सेटिस्फेक्शन बिटवीन पेरेंट्स। मैरिटल सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा एटीट्यूड जो कि इंडिविजुअल का हो अपने और जो मैरिटल रिलेशनशिप होता है उसके लिए, कि अपने पार्टनर की कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, तो ये सब चीज़ें आपकी मैरिटल सेटिस्फेक्शन में आती है। सेकेंड आता है रिलेशनशिप अमंगस्ट डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ द फैमिली। जो जनरेशन्स होती है, डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ द फैमिली, मतलब कि आपकी फैमिली में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। लाइक एज डिफरेंस हो सकता है, सबके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, बच्चे बूढ़े जवान सब टाइप की फैमिलीज़ में ना सब तरीके के लोग होते हैं। तो उनसे आपका या जो आपस में उनका रिलेशनशिप है वो कैसा है। इसके अलावा जो पेरेंटिंग स्टाइल, आपके पेरेंट्स का क्या तरीका है आपको कोई चीज़ समझाने का या आपके साथ बातचीत का, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे कि पेरेंट्स का जो वर्ल्ड ऑफ वर्क होता है, जहाँ पे जो भी वो काम करते हैं वो क्या है, किस तरीके से है। एंड इसके अलावा जिसमें बच्चे का कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन उनके काम की वजह से उनके बिहेवियर में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो वो वर्कलोड की वजह से ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे पेरेंट्स सपोर्ट्स नेटवर्क की जो पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है, फ्रेंड्स के लिए मेंबरशिप इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। तो फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन एज इम्पैक्टेड बाय द लार्जर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज पॉवर्टी, इकोनॉमिक और कुछ जैसे ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में ना कुछ ये वाले फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे पॉवर्टी है, इकोनॉमी की दिक्कत है, या फिर कहीं पे वॉर वगैरह होती है, इंटर ग्रुप हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, या फिर कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, डाइवोर्स है, चाइल्ड केयर है, चाइल्ड अब्यूज़ फैमिलीज़ हैं, या फिर मतलब बहुत सारी ऐसी फैमिली में जो दिक्कतें होती हैं, ये सब फैक्टर्स से बच्चों को इन्फ्लुएंस होता है। अगर देखिए फैमिली में सब कुछ ठीक रहता है, फैमिली बहुत अच्छी है, कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो बच्चे में भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पे बच्चे को हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लड़ाई झगड़े होते रहते, तो उस अकॉर्डिंग बच्चे की जो ग्रोथ है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, प्लस उसका जो माइंड सेट है, डेवलपमेंट है, हर चीज़ में आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। Events at school and daycare are reciprocal related to the child's environment at home। अब जैसे कई बार क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं ना, मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो बच्चों को ऐसे स्कूल में ही छोड़ दिया जाता है, डे केयर में, तो उससे क्या होता है कि उनको एक घर वाला एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो वहाँ पे जैसे उनकी परवरिश हुई होती है वो काफ़ी हद तक अलग होती है। या फिर जो मिसबिहेव हो जाता है, जैसे कि बच्चे टीचर्स के साथ में मिसबिहेव करें, तो उसका आपके घर पे किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, आपके पेरेंट्स उसको कितना सपोर्ट करते हैं या आपको समझाते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें फैक्टर्स वर्क करते हैं। सिमिलरली मेंटल डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स और इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स कैन अफेक्ट द चाइल्ड्स प्रोग्रेस इन स्कूल। अब अगर पेरेंट्स बच्चे के पढ़े लिखे होते हैं तो वो बच्चे की ग्रोथ पे ध्यान दे पाते हैं, उसका जो भी पढ़ाई स्टेटस चल रहा होता है इन सब पे ध्यान दे पाते हैं। अगर नहीं हो पढ़े होते तो वो चीज़ उनको नहीं पता होता, तो बच्चे की ग्रोथ कहीं ना कहीं कम रह जाती है इन सब वजह से। तो अगर आपके पेरेंट्स मानिए पढ़े हुए हैं और स्कूल में जाते हैं, तो आके उनको पता है कि क्या काम कैसे करवाना है, कितना देखना है। और कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको बच्चे के होमवर्क से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो हर तरीके से जो बच्चे की ग्रोथ है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है।
They grow in age and different members cross different development milestones. Children encounter puberty, enter the labor force, leaves homes and marries. Parents experience the life transitions such as retirement, empty nest syndromes and aging. Some life transitions are non-normative like winning a lottery, several illness or death, relocations etc. तो यहाँ पे कुछ और आपको डिजीजेस टाइप में दे रखी हैं कि इसके अलावा जो फैमिली जो होती है ना वो डायनामिक होती है और बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में इवॉल्व होती हैं। तो इनमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी थिंकिंग है, बिहेवियर वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, हर वक्त सेम किसी का भी नहीं रह सकता। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जो आपको समझ में आ जाती है, नंबर ऑफ टाइम सिचुएशन समझ में नहीं आती तो हमें लगता है कि पेरेंट्स गुस्सा करते हैं या इरिटेट रहते हैं, तो वो सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और उनमें से यही सब कुछ वजह आपको देखने को मिल सकती है। कोई सीरियस बीमारी हो, डेथ केस हो जाता है, कहीं पे लॉटरी लगती है तो बिहेवियर चेंज होता है, या फिर प्यूबर्टी एरिया बच्चों में स्पेशली प्यूबर्टी में एडोलसेंस में ना हार्मोनल चेंजेस के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस बच्चे में आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है फंक्शंस ऑफ फैमिली। द फैमिली इनटू विच अ चाइल्ड इज बॉर्न प्लेज अ चाइल्ड इन अ कम्युनिटी एंड इन अ सोसाइटी। न्यू बॉर्न बिगिंस देयर सोशल लाइव्स बाय एक्वायरिंग द स्टेटस एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ देयर फैमिलीज। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे का होता है ना वो फैमिली में होता है। जब वो पैदा होता है तो उस टाइम पे बाहर से ज़्यादा उसे घर में जो जो चीज़ें दिखती हैं उसी अकॉर्डिंग वो सब कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन में क्या आता है, द फैमिली इंश्योर दैट सोसाइटीज पॉपुलेशन विल बी मेंटेन, दैट इज सफिशिएंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी born and care for to the replace the number who die। यहाँ पे ये चीज़ बता रखा है रिप्रोडक्शन में कि पेरेंट्स को ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए, इवन एजुकेट होने का ये बेनिफिट होता है कि उन्हें पता है कि ज़्यादा बच्चे सही नहीं है, चाहे एक या दो बच्चे हों और उनको अच्छे तरीके से जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाए जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो पाए, प्लस उनके खाने पीने का ध्यान, प्लस उनकी एजुकेशन पे पूरा प्रॉपर ध्यान दिया जाए जिससे कि उनको जो सफिशिएंट चीज़ें हैं ना वो सब कुछ आराम से मिल जाए। इससे पॉपुलेशन भी मेंटेन हो जाएगी और उनकी भी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है सोशलाइजेशन और एजुकेशन। द फैमिली इंश्योर द ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स टू द यंग। अब बच्चे में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बुक से नहीं मिल सकती, तो जो सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, एटीट्यूड्स है, नॉलेज है, किसी को कैसे ट्रीट करना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, रिस्पेक्ट कैसे देनी होती है, सब चीज़ें जो स्किल्स वगैरह वो सब बच्चे में पेरेंट्स या फैमिली से ही आती हैं। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट्स ऑफ सोशल रोल्स। द फैमिली प्रोवाइड्स एन आइडेंटिटी फॉर इट्स ऑफ स्प्रिंग। जैसे कि जो सोशल रोल्स होते हैं लाइक किसी के में रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, क्लास, रिलीजियस, इस अकॉर्डिंग या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो ये जो कुछ क्वालिटीज़ होते हैं ना सोशल रोल्स जो होते हैं बच्चे के, तो ये आप बच्चे में स्टार्टिंग से ही डालनी चाहिए। ये फैमिली का ही एक रोल होता है, फंक्शन होता है। आइडेंटिटी डिफाइंस रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिविलेजेस। अ फैमिली में socialize these boys, its boys to become bread earners and the girls to become home makers। तो ये जो है ना यूजुअली ये देखने को मिलता है कि जैसे जो फैमिलीज होती हैं वो बच्चे को ऐसा सोशलाइज करते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं उनका काम होगा अर्निंग का और जो गर्ल्स होती है उनका काम होता है कि होम मेकर, घर को संभाले, बच्चों को संभाले। नेक्स्ट आता है डी पॉइंट में इकोनॉमिक सपोर्ट। The family provides shelter, nourishments and protection. Family earn produce in order to ensure economic security for all its member। तो ये सब चीज़ें देखिए, जो फैमिली उससे क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, नरिशमेंट, खाने को सामान चीज़ें मिलती है, प्रोटेक्शन एक तरीके की प्रोटेक्शन मिलती है, केयर मिलती है कि आप सेफ है। तो ये चीज़ें आपको अपनी फैमिली से मिल जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, कभी किसी इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ी तो फाइनेंशियली सबको स्ट्रॉन्ग होने का सब अपना ट्राई करते हैं कि हमें अपना बेस्ट देना है, ये सब चीज़ें। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है। उसके वाला नर्चरेंस और इमोशनल सपोर्ट में क्या चीज़ आती है, द फैमिली प्रोवाइड्स अ चाइल्ड फर्स्ट एक्सपीरियंस इन सोशल इंटरेक्शन। द इंटरेक्शन इज इंटीमेट, नर्चरिंग एंड इंड्योरिंग दिस, दस प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड। द फैमिली केयर्स फॉर इट्स मेंबर व्हेन दे आर इल, हर्ट और एजिंग। तो ये चीज़ जब बच्चा देखता है कि हाँ उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपने घर के बड़ों को भी ध्यान रख रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो उससे बच्चा भी यही चीज़ को देख के सीखता है कि हमें अपने ओल्ड वंस की ऐसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको ऐसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रखी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें आपको दे रखा है पेरेंटिंग स्टाइल। तो पेरेंटिंग स्टाइल में क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल इनकम्पासेस द इमोशनल क्लाइमेट इन विच चाइल्ड हियरिंग। अब यहाँ पे ना आपको 3 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है परमिसिव, सेकेंड वन ऑथोरिटेरियन एंड लास्ट वन इज ऑथोरेटिव। ओके,
तो फर्स्ट में देखिए परमिसिव पेरेंटिंग में क्या है, दीज पेरेंट्स अलाउ चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ऑन एक्टिविटीज़ एज मच एज पॉसिबल्स। मीन्स के जो बच्चे खुद से करना चाहते हैं चीज़ों को, गिर पढ़ के सीखे, लेकिन उनके काम में ज़्यादातर टांग नहीं अड़ाना कि ये चीज़ ऐसे करनी है, उनको नहीं समझाना हर चीज़ ज़्यादातर, तो ये चीज़ें वो खुद से सीखे। दे मेक फ्यू डिमांड्स ऑन देम फॉर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑर्डरली बिहेवियर। दे डू नॉट प्रेजेंट देमसेल्व्स एज एक्टिव एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग और अल्टरिंग चिल्ड्रंस ऑनगोइंग और फ्यूचर बिहेवियर। इसके अलावा जैसे छोटी सी एज में ही बच्चों को इनकरेज कर देना और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना कि वो उसको कैसे टैकल करेंगे और उनकी चीज़ों में ज़्यादातर इंटरफेयर ना करना, तो ये चीज़ें होती है परमिसिव पेरेंटिंग के। सेकेंड आता है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है, जैसे शेप और कंट्रोल करना जो उनका फ्यूचर है, जो उनका बिहेवियर है चाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद एन एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। दे व्यू ओबीडियंस एज अ वर्चू एंड फेवर ऑफ प्यूमिटिव फोर्सफुल मेजर्स टू कर्ब सेल्फ विल where child's actions or beliefs conflict with what the parents think is right conduct। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत फाइट भी देखने को मिल जाती है कि इसमें ये उस टाइप की कैटेगरीज डाली गई है, वैसा पेरेंटिंग डाला गया है कि जहाँ पे पेरेंट्स को लगता है कि वो काफ़ी हद तक ठीक है, उनकी कभी कोई गलती नहीं हो सकती, और बच्चे इस चीज़ में लेके कई बार आर्ग्यू कर जाते हैं। तो यहीं पे उनके जो बच्चों के एक्शंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं, तो उनकी वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट आता है, थॉट्स वगैरह की वजह से कभी कभार कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो ये आता है आपका ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग में। नेक्स्ट आता है ऑथोरिटेटिव। देखिए ये है टेरियन और ये है रेटिव। तो यहाँ पे क्या है, दीज पेरेंट्स वैल्यू बोथ ऑटोनोमस सेल्फ विल द चाइल्ड एंड डिसिप्लिन कन्फर्मिटी। दे encourage verbal give and take their share with the child reasoning behind policies. They use reasons as well as parental power to achieve their objectives। तो यहाँ पे वो यूजुअली अपने पेरेंटल पावर्स को यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसके अलावा ये अपने बच्चों को वो वर्बली इनकरेज करते हैं एंड टेक शेयर विद द चाइल्ड्स रीजनिंग बिहाइंड पॉलिसीज। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स में दे रखे हैं, तीनों ही टाइप्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे हैं और समझ में आ जाएंगे आपको। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, वेट अ मिनट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आपस में रिलेट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ जेंडर डायसोफोरिया, ये क्या होता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 24 और 25। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप वैसे भी देख सकते हैं, पेज नंबर 24 और 25 पे इसका आंसर मिलेगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको इंट्रो दे देती हूँ। डायसोफोरिया या डिसोफोरिया का मतलब क्या होता है। जेंडर डायसोफोरिया, जैसे कि कोई एक बॉय है तो उससे एक्सपेक्टेशंस ये करी जाती है कि उसे डरना नहीं है, उसे रोना नहीं है, और बाइक गन्स वगैरह ऐसे टॉय से खेलना है। और गर्ल्स से क्या चीज़ होप करी जाती है कि उसे घर संभालना है, सेंसिटिव रहे, डर कर रहे, सहमी सी रहे, या फिर चीज़ें वो पिंक कलर को पसंद करे, या फिर टॉयज़ में बारबीज़ और ऐसे होम मेकर जो टॉयज़ होते हैं उन सबको पसंद करे। तो ये क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ गर्ल है तो उसको ये चीज़ पसंद आएगी। हम ना कुछ भी पेरेंट्स भी लेने से पहले सोच लेते हैं कि हाँ मेरी बेटी है तो उसको ये चीज़ पसंद आएगी, बेटा है तो उसे ये चीज़ पसंद में आएगी। तो ये चीज़ क्या होती है, एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि आप हर एक जेंडर से, हर एक सेक्स से रखते हैं। लेकिन जब इसके ऑपोजिट आपको चीज़ें मिलने लगे, मानिए कि जो बॉय है वो ये टॉयज़ लेने से मना कर दे, वो ऐसे बाइक्स वगैरह लेने से मना कर दे, वो बोले उसे बारबी डॉल चाहिए, तो ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। वहीं पे गर्ल अगर इसको चीज़ों को मना कर दे, वो बोले कि मुझे वेपन्स चाहिए, तलवार टाइप्स में ऐसे टॉयज़ चाहिए, तो ये क्या होगा, अनएक्सपेक्टेशन चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से जो जिस जेंडर के लिए आप सोचते हैं और वो उसके बजाय दूसरी चीज़ के साइड जाए या दूसरा कुछ मांगे, तो उसे हम जेंडर डायसोफोरिया कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है। जेंडर नॉन कॉन्फर्मिटी रेफर्स टू व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर आइडेंटिटी एंड द जेंडर नॉर्म्स एसोसिएटेड विद द असिग्नेटेड सेक्स एट बर्थ। मतलब कि बर्थ के टाइम पे जो सेक्स होता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसकी जो विशेज़ हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो एक्सप्रेशंस है, वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो। अगर मेल है तो उसे फिर भी उसे डर लगता हो, या फिर उसे ऐसे टॉयज़ नहीं चाहिए, या ऐसे पिंक कलर उसका फेवरेट कलर हो जाए, तो इस टाइप की जब चीज़ें होती है उसे हम जेंडर डायसोफोरिया कहते हैं। और इसकी वजह से कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है, एक तरीके का ना स्ट्रेस भी लाइफ में आ जाता है, एक डिस्ट्रेस जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि जेंडर आइडेंटिटी जो होती है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन से काफ़ी डिफरेंट होती है। जेंडर आइडेंटिटी में बेसिकली आप क्या चीज़ फील करते हो, अ बॉय और अ गर्ल, मतलब कि आपको कैसे रहना है, क्या चीज़ आपकी सोसाइटी में आप करते हैं, तो ये चीज़ें आपको जब फील होती हैं वो चीज़ आती है आपकी जेंडर आइडेंटिटी में। और बाय बर्थ जो चीज़ आप होते हैं वो आती है आपकी
सेक्सुअलिटी में, तो आप मेल है या फीमेल है, ये चीज़ आप की आती है सेक्सुअलिटी में। ये तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए एक ट्रांसजेंडर का भी यहाँ पे बता रखा है कि समवन हुज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइंड एट बर्थ, मतलब कि बाय बर्थ जो उसका जेंडर होता है वो चीज़ उसकी जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन से डिफाइन ना हो, मिसमैच नहीं होती, उसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको इस आंसर में लिखने हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज जेंडर डायस्फोरिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये देखिए वीडियो को पॉज करिएगा और यहाँ से आप इस आंसर को लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में ये वेट अ मिनट, ये रहा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द एडोलसेंट। तो पेज नंबर 38, 39, 40, 41 पे इसका आंसर मिलेगा। तो पहले देखते हैं पेज नंबर 38। ये तो रहा कॉग्निटिव। चलिए पहले ना ये पेज मैंने खोल दिया 43, ये करवा देती हूँ। क्वेश्चन है आपके पास में, एक्सप्लेन कॉलबर्ग्स थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो पेज नंबर 43, 44 पे इसका आंसर मिलेगा। ये रही जो मोरल डेवलपमेंट है, ये कॉलबर्ग्स की जो थ्योरी है। उससे पहले ना आपको एक और यहाँ पे नाम दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी वॉज स्टडीड बाय नोटेड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जीन पैगेट। ओके, इन्होंने भी एक साइकोलॉजिस्ट थ्योरी दी थी। इनके बाद में ही जो कॉलबर्ग थे ना, उनकी थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको क्या चीज़ देखनी है कि जो पैगेट थे ना, इनके अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस होते हैं मोरल डेवलपमेंट के। पहला आता है रूल, सेकंड वन इज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड वन इज जस्टिस। इन्होंने जो ये मोरालिटी है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि एक होता है हेट्रोनॉमस और सेकंड होता है ऑटोनॉमस। दोनों को पहले एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वैसे इन्होंने ये ग्राफ भी जैसा फ्लो चार्ट दे रखा है, बट एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। हेट्रोनॉमस और जो ऑटोनॉमस होते हैं वो क्या होते हैं, या हेट्रोनॉमी या फिर ऑटोनॉमी क्या चीज़ होती है। देखिए होता क्या है, मानिए कि आपने ना कोई बच्चा कोई चीज़ को चोरी करता है। अगर आप इस चीज़ की वजह से उस चीज़ को चोरी नहीं करते, मतलब कि आपको पता है कि चोरी करना एक बुरी हैबिट होती है, तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो ये अगर आपको अंदर से ये फील आता है, ये चीज़ आपको पता है, तो ये क्या होता है, ऑटोनॉमस होता है कि वो चीज़ आपको पता है। ओके, और आप फील कर रहे हैं ऐसा, तो वो चीज़ क्या होती है, ऑटोनॉमस। लेकिन अगर आप चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि अगर पकड़े गए तो पिटोगे, या फिर कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, कुछ मतलब कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, जब आपने अपने सेल्फ लेवल पे सोचा कि सिर्फ इसलिए आप चोरी नहीं करना चाहते कि आप पकड़े गए तो बहुत पिटेंगे, तो ये चीज़ आती है आपकी हेट्रोनॉमस में। तो हेट्रोनॉमस का मतलब ये होता है कि यूजुअली यही चीज़ है, जो चीज़ आप डर के कर रहे हो, कि आप डर गए इसलिए आपने वो काम छोड़ दिया था। और ऑटोनॉमस में क्या, जब आपको सही और गलत में डिफरेंस समझ में आ जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो ये जेन पैगेट थे ना, इन्होंने 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया। 3 स्टेजेस बताए मोरल डेवलपमेंट के, और 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। एक तो या तो हेट्रोनॉमस हो सकता है या फिर ऑटोनॉमस हो सकता है। तो दोनों ही टाइप्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में आप बात करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, लॉरेंस कॉलबर्ग, जिनका आपको क्वेश्चन दे रखा है। वैसे क्वेश्चन में सिर्फ कॉलबर्ग दे रखा है। तो इन्होंने स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ किया और फिर उस डेटा को मतलब कि कलेक्ट करके, और फिर उन्होंने एक थ्योरी दी, एक तरीके से बताया। तो ये एक पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि देखिए ये पिक्चर आपको दे रखी है, यहाँ पे क्या है, ये एक पर्सन है। तो इनकी जो वाइफ होती है वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होती है, और डॉक्टर एक ना ड्रग सजेस्ट करते हैं, एक टैबलेट या मेडिसिन बोलते हैं कि अगर आपकी वाइफ को वो चीज़ मिल जाए ना, तो आपकी वाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो सर्वाइव कर पाएगी। तो अब इनको क्या है, अपनी वाइफ को सर्वाइव करवाना है, बचाना है। अब वो जो ड्रग होता है ना, वो केमिस्ट या जहाँ से भी वो उस ड्रग को परचेज करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं। मानिए कि कोई चीज़ अगर आपको 1 रुपए की मिल रही है ना, तो वो आपको 10 रुपए की मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, ये काफ़ी गरीब होते हैं, इनके पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो एक की जो चीज़ है वो 10 रुपए में वो खरीद पाए। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि इस अमाउंट को ना 10 की जगह पे 5 पे लाते हैं, कि थोड़ा इसको अमाउंट को कम कर लिया जाए, जिससे ये इसको अफोर्ड कर लें और अपनी वाइफ को बचा लें। तो मेन इनका मोटो क्या है, अपनी वाइफ को बचाना। लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, जो ये अमाउंट एक्स्ट्रा बोला था इन्होंने, तो इन्होंने कम करवा के बोला 50% अमाउंट आप ले लो। बट ये चीज़ जो ड्रग जिसको देनी थी केमिस्ट ने, उन्होंने मना कर दिया कि मैं 5 रुपए में आपको ये चीज़ नहीं दूंगा। वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में समझाने का ट्राई करी हूँ।
ओके तो इन्होंने केमिस्ट ने क्या किया, 5 रुपए में देने से मना कर दिया, लेकिन इनको चाहिए था क्योंकि इनको अपनी वाइफ को बचाना था। तो एट लास्ट इन्होंने क्या किया कि ये इतना पैसा तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने कोशिश करी कि आप हाफ में कर लो, बाकी अमाउंट वो बाद में दे दें, लेकिन उन्होंने हाफ किया नहीं और इनके पास पैसे 10 रुपए पूरे पूरे थे नहीं। तो इनको क्या, इनके दिमाग में आया कि इस मेडिसिन को मैं चुरा लेता हूँ। तो ये चीज़ इन्होंने बताई। जो मोरालिटी थी ना एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, या फिर जो स्टोरेज थ्योरी, जो आपके वो स्टेज थ्योरी दे रखी है मोरल डेवलपमेंट की, तो इसमें 3 चीज़ों को डिफाइन किया गया। एक हो गया प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो 3 स्टेजेस में इसने डिफाइन कर दिया। तो ये स्टोरी के अकॉर्डिंग सिर्फ यहाँ पे कंक्लूजन कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बता रखी है कि वो गलत भी नहीं थे। आप अपने थॉट्स देखें ना, उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया लेकिन उनको नहीं मिला। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ गलत भी है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे इनकी मजबूरी भी थी। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी है। तो adolescence is usually characterized by the conventional authority. Conventional morality is moral reasoning based on the sociological do's or don'ts. Individual initially adopt moral behavior to be perceived as a good people in the eyes of other in order to maintain social relationship, and later evolve with this to a general stance of upholding laws as a symbol of good morality, law and order to maintain social order. देखिए जब हम ना कोई चीज़ को कन्फर्मिटी का मतलब क्या है, कोई चीज़ आप अपनी तरफ से अच्छे अच्छे मोरल बिहेवियर्स को लेते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, अच्छा बनना, ये बचपन में सबको सिखाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उसके बाद में ना इन चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं, कंडीशंस लगती जाती है, जहाँ पे सिचुएशन पड़ेगी झूठ भी बोलना पड़ता है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है चोरी भी करनी पड़ी। तो ये चीज़ें क्या आती है, सिचुएशंस आती हैं। तो जब आप फर्स्ट जो सिचुएशन है कि आपको ये चीज़ सिखाई गई कि आपको सबकी नज़रों में अच्छा बनना है, झूठ नहीं बोलना है, सब कुछ अच्छे अच्छे से करना है, तो वो चीज़ आती है कन्फर्मिटी में। तो ये फर्स्ट मोरल बिहेवियर होता है। सेकंड में तब आता है कन्वेंशनल बिहेवियर हो गया ये। अब इसके बाद में जब आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कि मानिए फैमिली है, उसको न्यूट्रिशंस उसको देने हैं, पूरा प्रॉपर से उनका ध्यान रखना है, तो आपको अगर पैसा नहीं कमा सकते तो चोरी करके भी आपको खिलाना पड़ेगा, लेकिन फैमिली का ध्यान रखना है, मरने के लिए नहीं छोड़ना है। तो वो चीज़ किस में आ जाती है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जब आप सोशल ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो यहीं पे ये जो थे ना कॉलबर्ग्स, इनके अकॉर्डिंग यही इन्होंने थ्योरीज दी थी कि जो माई वैल्यूज़ होती हैं या जो स्ट्रॉन्ग सेंस होती है वैल्यूज़ की, तो वो बेसिकली यही हो गया कि आपके आसपास में रहनी चाहिए। तो ये भी नहीं कि किसी को उस चीज़ की वजह से नुकसान हो, लेकिन हर वक्त अच्छा भी नहीं हुआ जा सकता। तो ये चीज़ उन्होंने समझाई थी। कॉलबर्ग्स का जो मॉडल था मोरालिटी का, वो यही चीज़ थी कि जो सोशल ऑर्डर्स है उसको भी बैलेंस करना है। इसके अलावा जो गुड रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको भी रखना है, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडिविजुअल राइट्स के वो भी रखने हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना है। तो ये चीज़ उन्होंने समझाई थी। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। एक है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, सेकंड वन इज कन्वेंशनल मॉरलिटी एंड थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो प्री कन्वेंशनल में क्या चीज़ है कि हर चीज़ को आपने ऑबिडेंट किया, आज्ञाकारी बने, कोई भी पनिशमेंट थी तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहे, जो यूजुअली बचपने में होता है। इसके अलावा जो इंडिविजुअलिज्म या एक्सचेंज कर लिया आपने चीज़ों को, जैसे कि लंच वगैरह आप लोग शेयर करते हैं। इसके बाद में फिर जो कन्वेंशनल मॉरलिटी होती है ना, उसमें क्या होता है, आपका जो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, आप अपने जो भी रिलेशंस होते हैं रिलेटिव्स वगैरह के साथ, किसी के भी साथ में, उसको आपको अच्छे से अच्छा मेंटेन करना होता है। और जो सोशल ऑर्डर्स होते हैं उनको भी आप मेंटेन करते हुए चलते हैं। इसके बाद में आता है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, जिसके अंदर आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल्स राइट। हर किसी का अपना राइट जो है उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हो गए, मतलब खुद के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने इंपॉर्टेंस दी। सोशल ऑर्डर्स और जो लॉ वगैरह है उनको काफ़ी हद तक साइड में रख दिया। तो यही सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, जिसमें आपको कॉलबर्ग्स की थ्योरी बतानी है मोरल डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद में ये पेरेंटिंग स्टाइल वाला क्वेश्चन बता दिया, और फैमिली एज अ कंटेस्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फंक्शंस ऑफ फैमिली और पेरेंटिंग स्टाइल समझा दी। इसके अलावा मैंने अब व्हाट इज जेंडर डायसोफोरिया, ये क्या होता है, ये भी बता दिया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स ऑफ द एडोलसेंट। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ यूथ एडोलसेंस ईयर्स। तो बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपकी एबिलिटी ऑफ थिंक है, प्रोसेसिंग है, इंफॉर्मेशन है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है, तो इन सब में जब इंप्रूवमेंट होनी लगती है, आप डिसीजन ले पाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच पाते हैं, सही गलत में डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, तो ये चीज़ आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। तो यहाँ पे क्या है, इसको यूजुअली ना थ्री कह रही हूँ, सॉरी, इसको ना
दो पार्ट्स में टू प्रोंग्ड ग्रोथ्स यहाँ पे बता रखी हैं। तो एक कॉग्निटिव प्रोसेस हो गया और एक कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हो गया। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है ना, ये कुछ इस तरीके से ये डिस्कस करा हुआ है। जो पैगेट के 3 स्टेजेस थे, कि 3 स्टेजेस कौन कौन से थे। पहला तो था कि रूल्स पे चलना, जिस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उसमें आपने किस अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो किया है, चीज़ों को कैसे समझा है, सही या गलत के बारे में। इसके अलावा जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या है, और फिर उसके बाद में जस्टिस क्या कहता है। तो ये चीज़ें आपने पैगेट की 3 स्टेजेस थी, तो उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। जैसे कि प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है 2 से 7 साल में। इसके अलावा जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है बिल्कुल इन्फेंट बेबी से 2 साल तक का। उसके अलावा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है 7 से 11 साल के बीच में। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है जो कि एडोलसेंस टूवर्ड, जब हम अडल्ट की कैटेगरीज में आते हैं। तो ये 4 स्टेजेस आपको यहाँ पे यूजुअली बता रखे हैं इनके अकॉर्डिंग टू पैगेट। तो इन्होंने ना अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग जो एबिलिटीज़ होती हैं वो बता रखी हैं डिफरेंट स्टेजेस की। तो इसको देखिए, फर्स्ट इन्होंने दिया है डिडक्टिव रीजनिंग, सेकेंड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट और propositional thoughts, नेक्स्ट वन इज मेटाकॉग्निशन। उसके बाद में दे रखा है आपको सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट दे रखा है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, फिर अटेंशन एंड मेमोरी एंड कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशंस, और उसके बाद में दे रखा है प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इसमें क्या दे रखा है आपको, डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये क्या है, एक तरीके की एबिलिटी है जो कि आप जो आपको एक स्टेटमेंट दे रखी हो, जर्नलाइज स्टेटमेंट दे रखी हो, और उससे आप कोई जो अटेंशन होता है, कंक्लूजन निकालते हैं, वो चीज़ आती है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग में। नेक्स्ट पेज पे आपको ना इनडिडक्टिव रीजनिंग दे रखी है। तो दोनों में डिफरेंस मैं आपको तभी ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगी। अभी आप डिडक्टिव रीजनिंग को सिर्फ समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट और प्रपोजिशनल थॉट्स। तो जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होते हैं ना, जैसे कि कोई भी थिंग्स हैं, जैसे बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज पैटर्न, कोई भी रैंडम सेट में पैटर्न्स हैं, फॉर्मुलेट करना थ्योरीज को, और मल्टीपल अंडरलाइन मीनिंग्स होता है। मतलब कि कोई एक आपको स्टेटमेंट दे रही है, उसके डिफरेंट मीनिंग्स आप उसको समझ पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास में आती हैं एब्स्ट्रैक्ट में। इसके अलावा प्ले फॉर अ टू लॉन्ग। अब जैसे आपको पता है कि अगर आपका होमवर्क रहता है तो उस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक खेलते हैं तो वो आपके लिए गलत होगा। जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट है ना, वो आपका अभी चल रहा होगा कि एग्ज़ाम टाइम है, तो इस टाइम पे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मतलब कि आप सिचुएशन की इंपॉर्टेंस को समझे कि उस टाइम पे जो टाइम चल रहा है या जो चीज़ हो रही है उस टाइम पे आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना इंपॉर्टेंस है। जो चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो उसको आपने अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया हो। तो ये चीज़ आती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट और प्रपोजिशनल थॉट्स में। सेकंड आती है मेटाकॉग्निशन। तो इसमें क्या होता है, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट वंस ऑन थॉट, कि जो खुद के थॉट्स को समझे, खुद के बारे में जब आप सोचना स्टार्ट कर देते कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या उसके पीछे की वजह है, या आप सोच रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं। तो जब आप अपनी एबिलिटीज़ को एक्सेस करने लग जाते हैं तो वो चीज़ आती है मेटाकॉग्निशन में। आई डोंट लाइक हिस्ट्री एंड आई डिड नॉट स्कोर वेरी वेल ड्यूरिंग द लास्ट टेस्ट, आई शुड पुट इन मोर एफर्ट्स दिस टाइम। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हिस्ट्री में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे क्योंकि हिस्ट्री पसंद नहीं थी, लेकिन आपको पता है कि उसमें आपको स्कोर करना ज़रूरी है क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, आपको पास होना पड़ेगा। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग द इनसाइट, ओके लेट मी सी। और या तो कोई मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है, काफ़ी डिफिकल्ट है, आपको पता है मैथ्स नहीं पसंद, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये चीज़ आती है आपकी मेटाकॉग्निशन इसमें। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है जैसे जो सॉल्विंग के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो उसको आपने स्टेप्स में, फैक्टर्स में डिवाइड करके फिर आप उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट आता है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। तो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या हो गया कि जिसमें आप हाइपोथेटिकली कोई चीज़ को बताते हैं, जैसे कि इज अ थ्योरी ऑफ प्रोपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर इफ ए एंड बी, A then B. Individuals are able to mentally thinking of multiple possibilities for actions. ABC systematically test how accurate the propositions are. तो यहाँ पे देखिए जो आपको मैंने बताया था ना इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का, तो ये चीज़ क्या है, देखिए पहले वाले में तो ये है कि ये जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग होती है ना, इसमें बेसिकली बात यही हो गई है कि आप जब कंपैरिजन की बात करते हैं किसी में भी चीज़ में कि पहले के कंपैरिजन में इतना इंप्रूव है, चलो इसमें और थोड़े से एफर्ट्स डालते हैं फिर थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज़ें आपकी आती हैं हाइपोथेटिक में। अब इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग दो पार्ट्स में आपको समझा रखा है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या हो गया, जब आप जर्नलाइज करते हैं कंक्लूजन को, कोई भी आपको स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे रखी हो,
और जब आपको जर्नलाइज स्टेटमेंट दे रखे हो उससे जब आप स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं तो उसको हम डिटेक्टिव रीजनिंग कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या दे रखा है कि एक मदर अपने बच्चे को सिखाती है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, मतलब कि जो बड़े होते हैं, उनको नमस्ते करना चाहिए। तो नमस्ते क्या है, एक फॉर्म है जिससे आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये चीज़ बच्चे ने समझ ली कि उन्होंने बोला ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर को, तो ये चीज़ बच्चे ने अपने आप ही कंक्लूजन बना लिया कि जो बड़े लोग होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, उनको नमस्ते करना एक तरीके से उनको रिस्पेक्ट देना होता है, या उनको एज अ ग्रीटिंग हम नमस्ते बोल सकते हैं। तो ये बच्चे ने कंक्लूजन निकाले क्योंकि उनकी मदर ने कहा था ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर्स के लिए। ओके, अब नेक्स्ट डिटेक्टिव रीजनिंग में क्या आता है कि जो मदर है ना, वो बच्चे को कहती है टू नॉट मेस अराउंड व्हेन देयर आर गेस्ट एट होम। जब उनकी मदर ने बोला कि जब घर पे कोई गेस्ट आए तो उस टाइम पे भागा दौड़ी नहीं करनी है। अब जो चाइल्ड एबिलिटी है ना, वो आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालती है उनके अकॉर्डिंग कि मैस का मतलब क्या हो गया। मैस अराउंड का मतलब कि अपने जो टॉयज है उनको स्प्रेड नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, या फिर यहाँ वहाँ भागना नहीं है। तो ये क्या है, एक डिटेक्टिव रीजनिंग होती है। मतलब कि एक खुद का परसेप्शन आपने निकाला और एक जो चीज़ आपको क्लियरली समझाई गई, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होता है डिटेक्टिव रीजनिंग। इसके बाद में अटेंशन एंड मेमोरी आता है, और इसके बाद में इसके बाद में आता है आपके पास में कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशंस आता है, जिसमें आप अपने पैटर्न्स, थॉट्स वगैरह को कंट्रोल कर पाते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, या कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको कुछ टाइम के लिए आप छोड़ देते हो या आगे बढ़ जाते हो। तो ये चीज़ें आपके पास में कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन में आती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए एक बार दोबारा से मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ, जो कि मैंने सारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। फर्स्ट था एक्सप्लेन कॉलबर्ग्स थ्योरीज of moral development. Second था describe the parenting style and explain the implications for the development of the adolescents. Third one is describe the cognitive developments of the adolescents. Next one is what is gender dysphoria. और नंबर 5 इज फैमिली एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, फंक्शंस ऑफ फैमिली एंड पेरेंटिंग स्टाइल्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और वीडियो मैं इसकी लेकर आऊँगी जिसमें इसके बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच इतना मेरे चैनल को सपोर्ट करा आपने। और प्लीज़ अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़िए, और मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है कि आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आएँ। और प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद में कॉमेंट करना कि कैसा हुआ, और कुछ हेल्प मिली भी कि या यूँ ही बस मैंने टाइम आप लोगों का वेस्ट किया, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।